ये छोटी लड़की खतरे में थी। वह अपने पिता के साथ एक खेल आयोजन में गई थी। अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। उसने अपने पिता का हाथ छोड़ दिया और गिर पड़ी। एक गोली उसके सीने में लगी थी। उसकी शर्ट जल्दी ही खून से भीग गई। उसके पिता ने घबराहट में उसका नाम पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बिना एक सेकंड गंवाए वह उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर उसे अंदर ले गए, सर्जरी की तैयारी की और उन्हें बाहर इंतजार करने को कहा। लेकिन एक पिता कैसे बस इंतजार कर सकता है। वह अंदर गए और देखा कि डॉक्टर उसे गलियारे में एक स्ट्रेचर पर रख रहे हैं। खून बहने को धीमा करने के लिए कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने असहाय होकर बताया कि अस्पताल में भीड़ बहुत ज्यादा है और कोई ऑपरेटिंग रूम उपलब्ध नहीं है। दुर्भाग्यवश छोटी लड़की की केवल 8 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। जब उसकी मां ने यह खबर सुनी तो वो अस्पताल की ओर दौड़ी। माता पिता ने एक दूसरे को असहनीय दुख में गले लगाया। उसकी मृत्यु आकस्मिक नहीं थी। किसी ने उसके पिता से बदला लेना चाहा। उसके पिता ने कसम खाई कि वो अपनी बेटी का बदला लेंगे। ये त्रासदी सैंड्रो से शुरू हुई, जो एक वरिष्ठ ब्राजीलियाई अधिकारी थे जिन्होंने 200 मिलियन लीरा का गबन किया था। लड़की के पिता अधिकारी मिगुएल ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से गिरफ्तार किया था। हालांकि पुलिस प्रमुख को रिश्वत दी गई थी और तथाकथित सबूतों की कमी के कारण सैंड्रो को रिहा कर दिया गया। गुस्से में सैंड्रो ने मिगुएल की बेटी पर हमला करने का आदेश दिया। भ्रष्ट अधिकारियों ने अस्पतालों के लिए निर्धारित धन भी चुरा लिया था, जिससे सुविधा में उचित सर्जिकल क्षमता नहीं थी। मिगुएल की बेटी की मृत्यु हो गई क्योंकि उसे समय पर इलाज नहीं मिला। रिहाई के बाद सैंड्रो ने साहसपूर्वक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और ब्राजील के राष्ट्रपति पद के लिए अपने अभियान की घोषणा की। सैकड़ों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, बैनर पकड़े हुए और न्याय की मांग कर रहे थे। मिगुएल हुड वाली जैकेट पहने एक लक्ष्य के साथ भीड़ में घुल मिल गया। वह बदला लेने के लिए अपनी जान देने को तैयार था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सैंड्रो की सुरक्षा कर रहे अधिकारियों ने उसे सड़क पर पीट दिया। अफरा तफरी के बीच भीड़ में एक नकाबपोश व्यक्ति ने सम्मेलन भवन में एक मोलोटोव कॉकटेल फेंका, जिससे एक बड़ा आग लग गई। भीड़ दंगों में बदल गई। पुलिस ने नियंत्रण वापस पाने के लिए आंसू गैस छोड़ी। उसी समय एक गैस मास्क मिगुएल के पैरों के पास गिरा। उसने जल्दी से उसे पहन लिया। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। जब वह आगे बढ़ा, बदले की भावना से प्रेरित होकर उसने अपने रास्ते में आने वाले अधिकारियों को पछाड़ दिया। उसने एक हथियार पकड़ा, आगे कूदा और अपने चारों ओर की अराजकता का उपयोग करके आगे बढ़ा। दृढ़ संकल्प के साथ उसने सम्मेलन भवन के पत्थर के स्तंभों पर चढ़ाई की। वह छत पर पहुंच गया। मिगुएल ने एक खिड़की तोड़ी और इमारत में प्रवेश किया। वह तेजी से सैंड्रो के कार्यालय की ओर बढ़ा, रास्ते में 2 गार्ड्स को गिराते हुए। गोलियों की आवाज सुनकर सैंड्रो घबरा गया और अपनी मेज के नीचे छिप गया। मिगुएल ने दरवाजे को लात मारकर खोला। उसने सैंड्रो को कॉलर से पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। सैंड्रो इतना डरा हुआ था कि उसने खुद पर काबू खो दिया और हकलाते हुए कहा, क्या किसी ने तुम्हें मुझे मारने के लिए पैसे दिए हैं? मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा दूंगा, बस मुझे जाने दो। मिगुएल चुप रहा। उसने सैंड्रो के चेहरे पर जोर से मारा, जिससे वह डेस्क से टकरा गया। फिर उसने आगे बढ़कर एक क्रूर मुक्कों की श्रृंखला शुरू कर दी। एक के बाद एक वार सैंड्रो के सिर पर लगे। उसकी नाक और जबड़ा टूट गया। सैंड्रो के मुंह से खून बहने लगा जब वह गिर पड़ा। अंतिम प्रहार ने उसे फर्श पर निर्जीव छोड़ दिया। मिगुएल लड़ाई के दौरान घायल हो गया था। अपने छिपे हुए आश्रय में लौट आया। उसने एक सुई को स्टेरिलाइज करने के लिए लाइटर से गर्म किया। दर्द को कम करने के लिए उसने मजबूत शराब का एक घूंट लिया और अपने घावों को खुद ही सिल दिया। अगले दिन सैंड्रो की मौत की खबर हर जगह फैल गई। सुरक्षा कैमरों ने घटना को रिकॉर्ड कर लिया था। हालांकि मिगुएल की पहचान छिपी रही क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था। पुलिस ने पिछली रात के कई प्रदर्शन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक छोटे बालों वाली महिला थी जिसने मिगुएल को नकाबपोश व्यक्ति के रूप में पहचाना और मिगुएल ने भी उसे पहचाना। पूछताछ के दौरान मिगुएल को पता चला कि वह महिला वास्तव में एक हैकर थी जो एक स्टोर क्लर्क के रूप में गुप्त रूप से काम कर रही थी। उसने गुप्त रूप से कुछ संख्याएं लिखी जो उसे अपने फोन को अनलॉक करने और एक विशेष वीडियो तक पहुंचने की अनुमति देती थीं। उसने यह भी खुलासा किया कि उसने फुटेज की कई प्रतियां बनाई थीं। इस जानकारी से परेशान होकर मिगुएल सबूत कक्ष में गया और ना का फोन ढूंढा। अंदर उसे स्पष्ट वीडियो फुटेज मिला जिसमें वह मास्क पहने हुए दिख रहा था। ना ने उसका सामना किया। कोई और विकल्प न होने पर मिगुएल ने अपनी निर्दोषता पर जोर दिया और अपनी रिहाई सुनिश्चित की। हालांकि सैंड्रो मर चुका था, वह केवल एक मोहरा था। भ्रष्टाचार के असली वास्तुकार ब्राजील के सबसे धनी अभिजात वर्ग में से थे। वे राजनीति, कानून और व्यापार में शक्तिशाली पदों पर थे। देश के महत्वपूर्ण हिस्सों को नियंत्रित करते थे। यह जानकर मिगुएल ने ना से संपर्क किया और उससे मदद मांगी। उसने उससे अनुरोध किया कि वह 6 मुख्य नेताओं के कंप्यूटरों को हैक करे और उन्हें उजागर करने वाले दस्तावेज इकट्ठा करे। बदले में उसने वादा किया कि मिशन पूरा होने के बाद वह उसकी मां को जेल से छुड़ाने में मदद करेगा। उसने बिना हिचकिचाए सहमति दे दी। दस्तावेज अपने पास लेकर मिगुएल अपने छिपने के स्थान पर लौट आया। उसने अपना मुखौटा पहना, अपने हथियार तैयार किए। शिकार शुरू हो चुका था। उसका पहला निशाना मेयर था। मिगुएल ने उसे एक ऊंची इमारत के अंदर सामना किया और उसे 100वीं मंजिल से धक्का दे दिया, जिससे वह अपनी मौत की ओर गिर पड़ा। अगला निशाना एक वरिष्ठ न्याय अधिकारी था। मिगुएल चुपचाप अपनी गाड़ी में दाखिल हुआ और उसे नजदीक से गोली मार दी। तीसरा निशाना एक सांसद था। वह लालची मुस्कान के साथ चोरी के पैसे की गड्डियां गिन रहा था। जैसे ही मिगुएल ने उसकी आंखों के बीच गोली मारी, वह मुस्कान गायब हो गई और वह नकदी के ढेर के बीच निर्जीव हो गया। चौथा लक्ष्य एक शक्तिशाली व्यवसाय था। लगभग 300 मीटर दूर एक इमारत से मिगुएल ने एक M82 स्नाइपर राइफल को जोड़ा। जैसे ही वह व्यक्ति अपने घर के अंदर चला, मिगुएल ने खिड़की के माध्यम से गोली चलाई। उसे तुरंत मार डाला। 5वां लक्ष्य एक बार मालिक था। वह नग्न था और एक एस्कॉर्ट के साथ जश्न मना रहा था। उसकी मौज मस्ती के बीच एक गोली उसके सिर में लगी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। भ्रष्टाचार के लिए जाने जाने वाले 5 लोग मारे गए। एक ही रात में शहर हिल गया। लोग नकाबपोश सतर्कता को द वेकनर कहने लगे। वो जल्दी ही न्याय और ईमानदारी का प्रतीक बन गया। केवल 6 सरगनाओं में से एक बचा था। उसका नाम एंटो था, एक शक्तिशाली ब्राजीलियाई टाइकून। अगली रात मिगुएल एंटो के पास गया। इट्स सोर बी इम मी, उसकी हवेली।
वहां उसने एंटो को स्विमिंग पूल के पास अपने बेटे से बहस करते देखा। एंटो चाहता था कि उसका बेटा राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो। उसका बेटा मना कर दिया। उसने आराम और विलासिता का जीवन चुन लिया। ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए मिगुएल ने गोली चलाई, लेकिन एंटो के बेटे ने अपने पिता को एक तरफ धकेल दिया। गोली बेटे को लगी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। गुस्से और दिल टूटने के कारण एंटो ने अपने शीर्ष हत्यारे को द अवेकनर को ढूंढने का आदेश दिया। हत्यारा पहलेना की दुकान पर गया। जब नैना वहां नहीं थी, उसने उसके बॉस को चेतावनी के रूप में मार डाला। जब नैना लौटी और देखा कि क्या हुआ था, तो वह तबाह हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसके बॉस की मौत उसकी जगह हो गई थी। वो मिगुएल के ठिकाने पर उसे चेतावनी देने के लिए दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हत्यारा और उसकी टीम पहले ही अंदर घुस चुके थे। मिगुएल ने गोलीबारी से उनका मुकाबला किया, जिससे नैना को भागने का समय मिल गया। उसने अपना मुखौटा हटाया, अपनी पहचान बदली और बाथरूम में छिप गया। एक भाड़े का सैनिक अंदर आया। मिगुएल ने उसे अचानक एक लात मारी। दूसरी किक ने उसे गिरा दिया। तीसरे वार ने उसका हथियार उड़ा दिया। भाड़े के सैनिक ने चाकू निकाला और हमला किया। मिगुएल ने उसकी कलाई पकड़ी, उसे निहत्था किया और उसका हाथ तब तक मरोड़ा जब तक जोड़ टूट नहीं गया। फिर उसने उसे सीवेज गड्ढे में लात मार दी। भाड़े का सैनिक फिर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा और झपट पड़ा। मिगुएल ने एक बंदूक उठाई और उसे गोली मार दी। इस बीच हत्यारे ने नैना को पकड़ लिया। जब वो पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश कर रही थी, मिगुएल ने हत्यारे पर निशाना साधा और उसे नैना को छोड़ने की मांग की। हत्यारे ने मना कर दिया और उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उसने मिगुएल को एक भयानक विकल्प में डाल दिया। मिगुएल को आगामी राष्ट्रपति चुनाव में एंटो के प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने का आदेश दिया गया। एंटो के लिए सत्ता उसके अपने बेटे की जिंदगी से ज्यादा मायने रखती थी। कोई और विकल्प न होने पर मिगुएल ने अनिच्छा से सहमति दी। कुछ दिनों बाद प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों का आधिकारिक प्रचार कार्यक्रम शुरू हुआ। मिगुएल छत से नीचे उतरा। उसने एक पुलिस अधिकारी को बेहोश कर दिया और पिछले दरवाजे से अंदर घुस गया। मंच के पीछे जाकर उसने अपने हथियार को जोड़ा और मंच पर बोल रही महिला पर निशाना साधा। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला था, उसके पूर्व साथी एडो ने हस्तक्षेप किया और उसे रोक दिया। दोनों मंच के पीछे की संकरी सीढ़ियों पर लड़ने लगे। मिगुएल ने एडो को पीछे धकेला और नियंत्रण वापस पाने की कोशिश की। उसने एडो के वार को रोका और पलटवार करने की तैयारी की। एक क्षण के लिए वह झिंझ गया। एडो ने उस पल का फायदा उठाया और मिगुएल के सिर पर वार किया। उसने 3 भारी मुक्के और एक और प्रहार किया। फिर एडो ने अपनी बंदूक निकाली और सीधे मिगुएल पर निशाना साधा। अचानक मिगुएल ने एडो को लात मारी, जिससे हथियार उसके हाथ से गिर गया। एक तेज गति में मिगुएल ने अपनी बंदूक निकाली और उस पर निशाना साधा। दोनों आदमी आमने सामने खड़े थे। उनकी बंदूकें एक दूसरे की ओर तनी हुई थीं। अंत में एडो ने कहा, अब क्या तुम अपना मुखौटा उतार सकते हो मिगुएल? ये पता चला कि किसी ने पिछली रात के ठिकाने पर हुई लड़ाई के बारे में पुलिस को सूचित किया था। एडो ने वह छोटा रेडियो खोज लिया था जो मिगुएल की बेटी इस्तेमाल करती थी। उस सुराग से उसे पता चला कि मिगुएल ही द वेकनर था। मिगुएल ने धीरे धीरे अपना मुखौटा उतार दिया। एडो ने उसे डांटा, कहा कि उसके कार्य उसे उन भ्रष्ट अधिकारियों से बेहतर नहीं बनाते जिनसे वे लड़ रहे थे। बुराई को तुम्हें निगलने मत दो और तुम्हें हत्यारा मत बनने दो, एडो ने चेतावनी दी। मिगुएल ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे बताओ एडो, हम पुलिस अधिकारी क्यों बने? कानून का पालन करने के लिए, सही? वह और भी गुस्से में आ गया। कानून का पालन करना? क्या तूने यही किया? वे भ्रष्ट अधिकारी अभी भी आजाद घूम रहे हैं। एडो ने सवाल को टाल दिया और मिगुएल के सिर पर बंदूक तान दी। अपनी बेटी के बारे में सोचो, उन्हें मारने से वो वापस नहीं आएगी। बिना कुछ और कहे मिगुएल ने ट्रिगर दबा दिया। लाइव प्रसारण तुरंत कट गया। मास्टरमाइंड देख रहा था। स्ट्रीम ने तुरंत मिगुएल को फोन किया, यह पुष्टि करने के लिए कि मिशन पूरा हुआ था या नहीं। इस बीच नीना ने भागने का मौका पा लिया। उसने एक टूटा हुआ बल्ब उठाया और हत्यारे के पेट में घोंप दिया। संघर्ष के दौरान उसने गलती से उसकी बंदूक चला दी। हत्यारा मौके पर ही मारा गया। बाद में मिगुएल को गिरफ्तार कर लिया गया, मंच पर महिला को मारने की कोशिश के लिए नहीं, बल्कि दी अवेकनर नामक नकाबपोश सतर्कता के रूप में। इस दौरान अंतारो ने अपनी प्रभावशाली और शक्तिशाली संबंधों का उपयोग करके राष्ट्रपति पद सुरक्षित किया। बाद में एक पुलिस अधिकारी मिगुएल को पूछताछ कक्ष में ले गया। पुलिस प्रमुख ने गुप्त रूप से अधिकारी को उसे खत्म करने का आदेश दिया था। अंतारो के राजनीतिक समर्थन के बदले प्रमुख ने मिगुएल को भविष्य के खतरे के रूप में हटाने पर सहमति जताई थी। इस कार्य के लिए नियुक्त अधिकारी निर्दयी था। उसने एक हाथ में बंदूक पकड़ी हुई थी और मिगुएल की कमर पर पैर दबाया हुआ था। एक तेजी से की गई हरकत में मिगुएल ने अपनी हथकड़ी अधिकारी की गर्दन के चारों ओर लपेट दी। उसने अपने घुटने से बंदूक को दूर कर दिया, फिर हथकड़ी को कसकर खींचा, अधिकारी का गला घोंट दिया और लड़ाई को जल्दी समाप्त कर दिया। मिगुएल ने स्टेशन से हथियार चुरा लिए और एक बार फिर से अपनी परिचित मास्क पहन ली। अकेले वह राष्ट्रपति भवन के भूमिगत पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश कर गया। उसने तेजी से 2 गार्डों को हटा दिया। ऊपरी स्तर से उसने अपनी टांगों को छत की बीम के चारों ओर लपेटकर खुद को नीचे उतारा और एक और गार्ड को गिरा दिया। फिर वह दोनों हाथों में बंदूक लेकर गलियारे में दौड़ पड़ा। अंतारो घबरा गया। उसके हाथ से शराब की बोतल फिसल गई और फर्श पर टूट गई। उसने अपनी सचिव को आदेश दिया कि दरवाजा बंद कर दे ताकि मिगुएल बाहर फंस जाए। उसी क्षण मिगुएल ने दरवाजे पर गोली चलाई, जिससे सचिव की मौत हो गई। जब उसने दरवाजा खोला तो अंतारो ने उस पर गोली चलाई, जो उसकी छाती और कंधे पर लगी। अपनी चोटों के बावजूद मिगुएल अंतारो की ओर बढ़ता रहा, अडिग और अजय। जब अंतारो की गोलियां खत्म हो गईं, तो उसने मिगुएल को जिद्दी होने के लिए कोसा और हताशा में अपना हथियार फिर से लोड करने की कोशिश की। मिगुएल चुप रहा। उसने धीरे धीरे अपना मास्क हटाया और अंतारो की आंखों के बीच में एक गोली दागी। उसी क्षण उसके पीछे से 20 से अधिक गार्ड अंदर आ गए। मिगुएल ने शांति से एक डेटोनेटर निकाला। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बटन दबा दिया। एक विशाल विस्फोट ने राष्ट्रपति भवन को तहस नहस कर दिया, उसे खंडहर में बदल दिया। अगले दिन दमकल कर्मी मलबे में खोजबीन कर रहे थे। उन्हें बस मलबे के बीच एक मुखौटा मिला। मिगुएल का शरीर कहीं नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि वह बच गया और फिर से गायब हो गया। कहानी यहीं समाप्त होती है। क्या आपको लगता है कि मिगुएल ने हद पार कर दी, या वह न्याय बन गया जो प्रणाली देने में विफल रही? यदि आपको लगता है कि उसके कार्य उचित थे तो न्याय टिप्पणी करें। यदि आपको लगता है कि उसने हद पार कर दी तो बदला टिप्पणी करें। या मुझे यह बताएं, मिगुएल की जगह आप क्या करते? मैं हर टिप्पणी पढ़ रहा हूं। मिगुएल की ईमानदारी ने अंततः उसकी बेटी के दुखद नुकसान की ओर अग्रसर किया।
भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी ने अस्पताल को उन संसाधनों से वंचित कर दिया था जो उसकी जान बचाने के लिए आवश्यक थे। कम लालच और अधिक करुणा के साथ इस त्रासदी को रोका जा सकता था। यही फिल्म का निष्कर्ष है। अगली कौन सी फिल्म आप चाहते हैं कि मैं समझाऊं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में मुझे बताएं।